हेलो दोस्तों, सुकून एफएम पर आपका स्वागत है। आपको कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। आज हम सुनने जा रहे हैं 106वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने सोनाली को सबक सिखा दिया था और रूहानी कैफे से सिंघानिया हाउस के लिए निकल गया। लेकिन सोनाली वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। ललिता और मोनिका भी अपने किए पर पछता रही थी। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इधर टीना भी अपने ऑफिस से घर के लिए निकल चुकी थी। उधर युवराज सिंघानिया हाउस पहुंच चुका था। चंदन अभी भी उसके साथ ही था। दोनों सीधे युवराज के होम ऑफिस में चले गए। वहां बैठते ही युवराज के मन में अपने छोटे भाई विक्रम की चिंता सताने लगी। वो सोचने लगा कि क्या कहीं ये उसका छोटा भाई अपनी नादानियों की वजह से किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तभी अचानक एक तेज आवाज ने युवराज का ध्यान भंग कर दिया। उसने देखा कि चंदन का फोन बज रहा था। चंदन ने तुरंत उठाया। जैसे ही उसने बातचीत शुरू की, उसके चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी थी। युवराज भी उसकी बदली हुई शक्ल देखकर समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो चंदन के बात खत्म करने का इंतजार करने लगा। जैसे ही चंदन ने फोन रखा, वो गहरी चिंता भरी नजरों से युवराज की ओर देख रहा था। युवराज ने तुरंत सवाल किया, क्या हुआ चंदन? किसका फोन था? चंदन ने जवाब दिया, सर, मिस अदिति का फोन था। हमारे होटल में ठहरे हुए कुछ गेस्ट्स की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों का कहना है कि ये सब हमारे होटल में आज दोपहर के खाने की वजह से हुआ है। चंदन की बात सुनकर युवराज ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वहां खाना बनाने के लिए सारा सामान फ्रेश ही इस्तेमाल होता है। हम दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान मंगवाते हैं, फिर भी ऐसी घटना कैसे हो सकती है? यह होटल ब्लू मैरी था, जो सिंघानिया ग्रुप की एक 7 स्टार प्रॉपर्टी थी। ये मुंबई के बाहरी हलेका में स्थित, जहां देश विदेश के अति महत्वपूर्ण लोग आते थे। और होटल रूम बुक करने के लिए सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अच्छे कनेक्शन भी चाहिए होते थे। इस होटल की पूरी जिम्मेदारी मिस अदिति के हाथों में थी और वो वहां की डायरेक्टर भी थी। युवराज की इस घटना पर बहुत चिंता होने लगी थी। वो जानता था कि अगर इस मामले को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो उनके होटल के इमेज पर बुरा असर पड़ेगा। उसने यहां तक कि भी यह संभव था कि 7 स्टार सर्टिफिकेट उनसे छिन जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद युवराज ने अपने हाथ मलते हुए कहा, कस्टमर्स को शांत करो और उनके रिफंड की व्यवस्था करो। उसके बाद हम बाकी के कंपनसेशन के बारे में देखेंगे। चंदन ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है सर, मैं अभी उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। इसके बाद युवराज गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि यह घटना इतनी अचानक कैसे हो गई। वो मन ही मन सोचने लगा, इसके पीछे जरूर किसी का हाथ हो सकता है, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता। थोड़ी देर चुप रहने के बाद युवराज ने कहा, चंदन, ये देखो कि दोपहर के लंच का इंचार्ज कौन था। चंदन ने तुरंत जवाब दिया, सर, हमारा कोलेब्रेशन हमेशा जैन ग्रुप के साथ रहा है। हम पिछले 10 सालों से उनके साथ काम कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि आप अगर उनसे मिलना चाहते हैं तो मैं उन्हें बुला लेता हूँ। युवराज की नजरें सख्त हो गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, इंसान और वजह कोई भी हो, मुझे एक भी ऐसी गलती नहीं चाहिए जिससे हमारा नाम खराब हो। नाम बनाने में सालों लग जाते हैं और एक गलती सब कुछ तबाह कर देती है। चंदन ने सिर झुकाते हुए कहा, समझ गए सर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये कहने के बाद चंदन वहां से चला गया। उधर ब्लू मैरी होटल में अदिति मेहमानों को शांत कराने की कोशिश कर रही थी और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने माफी मांगते हुए कहा, हम इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हैं। हमें बहुत अफसोस है कि ऐसा हुआ। हम आपके नुकसान की भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम आपको रिफंड दे रहे हैं और कंपनसेशन के लिए भी तैयार हैं। यह कहने के बाद वो मेहमानों की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगी। जब उसने देखा कि लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं, तो उसने आगे कहा, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें दोबारा सेवा का अवसर जरूर देंगे। जब अदिति ये सब कह रही थी, तब कोई उस पर ध्यान से देख रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि मुकेश मेहता और संजय वर्मा थे। इस पूरी साजिश के पीछे मुकुल का हाथ था और वो किसी भी तरह युवराज की इमेज को खराब करना चाहता था। उसने मुकेश और संजय के जरिए इस साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया था। इधर जब ये सब हो रहा था, तभी चौधरी हाउस के ड्राइंग रूम में एक सुकून भरा माहौल था। खिड़कियों से सुनहरी रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे कमरे में एक सुकून भरी गर्माहट फैल रही थी। यशवंत चौधरी अपने पसंदीदा सोफे पर बैठे हुए थे, जिनके हाथ में न्यूज़पेपर था। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी, लेकिन साथ ही एक संतुष्टि भी झलक रही थी। वहीं उनकी पत्नी यामिनी उनके पास ही बैठी थी, जो एक हल्के गुलाबी रंग के सिल्क की साड़ी पहने हुए थी। ये टीवी पर कुछ न्यूज चैनल देख रही थी, लेकिन उनका ध्यान बार बार अपने पति की ओर जा रहा था। सोफे के किनारे पर माही बैठी थी, जो अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी। वो शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो किसी खूबसूरत पल को जी रही हो। शायद उसके दिमाग में आज के इंटरव्यू की बात चल रही थी, या फिर यशवंत चौधरी की वो बातें उन्होंने उसे कही थी।
कि टीना को मत बताना कि तुम्हें उसे ऊंची पोस्ट मिली है। माही ने एक गहरी सांस ली और खुद को सीमित बनाया। उसे पता था कि अगर उसने अपनी सफलता के बारे में टीना को बताया तो शायद टीना को जलन होने लगेगी। वो नहीं चाहती थी कि उसके और उसकी बहन के बीच कोई दूरी आ जाए। इसी बीच बाहर से तेज हील्स की खटखट की आवाज आई। फिर दरवाजे पर एकदम झटका लगा और टीना चौधरी हाउस के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। ओफ, मैं तो थक गई, उसने जोर से कहा, जैसे उसे किसी से हमदर्दी चाहिए हो। उसके आते ही माहौल पूरा बदल गया। यशवंत ने हल्की नजर उठाकर देखा और फिर दोबारा अखबार में खो गई। यामिनी ने प्यार भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोली, आ गई मेरी बच्ची, लगता है बहुत थक गई हो। बहुत, टीना ने नखरे से कहा और अपना बैग जोर से टेबल पर पटक दिया। पहले ही दिन इतना काम, उफ, मैं तो सोची थी कि चीफ मैनेजर बनने के बाद थोड़ी रिलैक्सिंग लाइफ होगी, लेकिन यहाँ तो पूरी जान ही निकल गई। उसके शब्दों में शिकायत थी, लेकिन चेहरे पर किसी भी तरह की थकान नहीं थी। उसकी आवाज में नाटकीयता थी, जैसे वो सिर्फ अपनी मेहनत दिखाने के लिए सब कर रही हो। माही ने एक नजर उसकी ओर देखा। वो टीना की इस आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था कि टीना ने पूरे दिन कुछ खास काम नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ आकर वह ऐसा दिखा रही थी जैसे किसी से युद्ध से लौटी हो। यामिनी ने अपनी बेटियों से बेहद लगाव था। उन्होंने टीना को प्यार से देखा और कहा, मैं अभी तुम्हारे लिए एक कॉफी बनाकर लेकर आती हूँ ताकि तुम्हारी थकान दूर हो जाए। टीना ने नकली मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, हाँ मम्मी प्लीज, आज तो मुझे सच में कॉफी की बहुत जरूरत है। यामिनी मुस्कुराते हुए उठी और किचन की ओर चल दी। अब ड्राइंग रूम में सिर्फ माही, टीना और यशवंत ही बचे हुए थे। यशवंत भी अखबार में ही व्यस्त थे। टीना ने अपने जूते उतारे और सोफे पर आराम से पसर गई। फिर उसने अपने नाखूनों को देखा और हल्के से मुस्कुराई। तुम बताओ माही, उसने अचानक कहा। उसकी आवाज में एक हल्की चुनौती थी। तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ? मिली तुम्हें कोई नई नौकरी या नहीं? उसका सवाल सुनकर माही ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। एक पल के लिए माही का मन किया कि वो जोर से बोले, हाँ मुझे मिली नौकरी, और वो भी तुम्हारी पोस्ट से कहीं ऊंची। मैं अब हीरा चंदानी ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन फिर उसने अपने बाबा की बात याद करके वो बात नहीं बताई। उसने अपने विचारों को झटक दिया और शांत स्वर में कहा, अभी कुछ नहीं कह सकती, देखते हैं आगे क्या होता है। टीना ने भौहें उठाई। उसे लगा कि माही कोई बात छुपा रही है, लेकिन वो ज्यादा सोचने के मूड में नहीं थी। ओह, उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो कोई बात नहीं, वैसे भी बड़ी बड़ी जॉब्स इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसकी आवाज में हल्का सा व्यंग था। माही ने गहरी सांस ली और खुद को सीमित किया। टीना ने अपने बालों को झटकते हुए कहा, वैसे मैं तुम्हें बता दूं माही, ऑफिस में काम करना बहुत मुश्किल है। तुमने तो देखा ही नहीं कि बड़े लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। माही ने हल्का सा सिर हिलाया। और इतना ही कह पाई। इतने में टीना दोबारा से बोल पड़ी, मेरा तो पहला ही दिन था और इतना काम। टीना ने नाटकीय अंदाज में कहा, लेकिन शुक्र है मेरी सेक्रेटरी का, जिसने मेरा आधा से ज्यादा काम खुद ही कर दिया, वरना तो मैं आज ऑफिस में बेहोश ही हो जाती। माही को हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसे अच्छे से पता था कि टीना ने ऑफिस में कुछ भी नहीं किया होगा और उसकी सेक्रेटरी ही सारा काम संभाल रही होगी। यशवंत चौधरी ने अखबार में हल्का सा झांका और टीना को देखा। उनकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी। तो तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारी सेक्रेटरी ही तुम्हारा काम करती है? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। टीना उनके लहजे को समझ ही नहीं पाई और बेफिक्री से बोली, हाँ पापा, वो बहुत अच्छी है। मैंने बस बैठकर ऑर्डर्स दिए और सारा काम उसने कर दिया। यशवंत ने अखबार नीचे रखा और धीमे स्वर में बोले, सच में? फिर तुम्हें सैलरी किस बात की मिल रही है? टीना के चेहरे की रंगत अचानक बदल गई। वो मेरा मतलब था कि मैंने भी बहुत काम किया है। उसने जल्दी से सफाई दी। माही चुपचाप मुस्कुरा रही थी। तभी यामिनी कॉफी लेकर आ गई और टीना को पकड़ा दी। लो, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी, उन्होंने प्यार से कहा। टीना ने मुस्कान के साथ कॉफी ली और एक घूंट भरा। फिर उसने माही की ओर देखा और कहा, वैसे अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली तो घबराना मत। आखिर तुम्हारी बहन अब बहुत बड़ी पोस्ट पर है, तुम्हारे लिए कोई काम निकाल ही देगी। माही ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कान दी। उसने मन ही मन सोचा, अगर तुम्हें पता चला कि मैं तुमसे ऊंची पोस्ट पर हूं तो तुम्हारी ये नकली हमदर्दी कितनी जल्दी गायब हो जाएगी। क्या होगा आगे? क्या माही अपनी पोस्ट के बारे में टीना को बता देगी? क्या टीना कहीं से पता लगाएगी कि माही को कौन सी पोस्ट मिली है? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने जल्दी से जल्दी सुकून एफएम चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में हमारी मदद जरूर करें। और दोस्तों,
आपके पास अगर कोई भी कहानी है या आपके गांव से जुड़ी हुई कोई कहानी या आपके शहर से जुड़ी हुई कोई कहानी जिसके ऊपर हम 10 से 12 मिनट की कोई शॉर्ट मूवी बना सकते हो, तो आप वो कहानी मेरे पास ज़रूर भेजें। हम इसी चैनल पर आपकी वो कहानी को लेकर आएंगे और उसको वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी कहानी ऐसी है तो जल्दी से जल्दी हमारे पास भेजें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कौन सी कहानी है और आपका कौन से गांव की वो कहानी है और कौन से शहर की कहानी है। दोस्तों, 107वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही ने टीना की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। टीना ने अपनी कॉफी पी और फिर रूम में जाकर चेंज करके फ्रेश होकर बाहर आई। सभी ने साथ बैठकर डिनर किया और हर कोई अपने अब कमरे में जा चुका था। डिनर के बाद माही भी अपने कमरे में आकर पलंग के किनारे बैठ गई। हल्की पीली रोशनी में उसका चेहरा उतना ही शांत दिख रहा था जितना गहरे समुद्र की तरह, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था, बीते दिनों की उन यादों में जो अब सिर्फ एक अधूरी दास्तां बनकर रह गई थी। माही ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे उठकर अलमारी की ओर बढ़ी। उसके हर कदम में एक अजीब सी सुस्ती थी, मानो पैर किसी अदृश्य जंजीर में जकड़े हुए हों। उसने अलमारी खोली और कपड़ों में से बीच एक हल्का नीला फॉर्मल ड्रेस निकाला। यह ड्रेस उसने खास तौर पर अपनी नई नौकरी के पहले दिन के लिए चुना था। कल से मेरी जिंदगी बदलने वाली है, उसने खुद से कहा, लेकिन यह शब्द बोलते ही उसकी आवाज में एक झिझक महसूस हुई, मानो उसका दिल अब भी अतीत के उस मोड़ पर अटका हुआ था जहां से वो चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। ड्रेस को बेड पर रखकर जब उसने अलमारी का दरवाजा बंद किया तो उसकी नजर एक तस्वीर पर पड़ी। वो तस्वीर किसी और की नहीं, युवराज की तस्वीर थी। वो एक पल के लिए ठिठक गई, उसके सांसें जैसे थम सी गई हो। युवराज, उसका नाम उसके होठों से फुसफुसा कर निकला, मानो कोई गहरी टीस उसके दिल को चीर गई हो। माही ने कांपते हाथों से वो तस्वीर उठाई और उसे लगातार देखने लगी। तस्वीर में युवराज हल्की मुस्कान लिए खड़ा था, जैसे हमेशा की तरह उसके साथ होने का वादा कर रहा हो। लेकिन अब यह वादा सिर्फ कागज के टुकड़ों पर छपी एक झूठी तस्वीर जैसा लग रहा था। बस इतना ही प्यार था युवराज, उसके होठों से दर्द भरी आवाज निकली। उसके आंखों में नमी उतर आई। वो तस्वीर को अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई। कभी कहते थे कि माही, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। शादी से पहले कितने वादे किए थे तुमने कि कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, हमेशा मेरी परवाह करोगे, कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी उंगलियां तस्वीर के किनारे सहलाने लगी, मानो उसे छूकर वो उस बीते समय को महसूस करने की कोशिश कर रही हो जब सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन तभी उसके आंखों के सामने वो मनहूस लम्हा तैर गया जिसने उसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। उस दिन का हर लम्हा उसे याद आज भी था, जब उसने युवराज को किसी और लड़के के साथ देखा था। नहीं, ये सब झूठ है। माही ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सीन कभी किसी चाकू की तरह उसके दिल को चीरता चला गया। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। माही ने तस्वीर को घूरते हुए कहा, अगर सच में मुझसे इतना ही प्यार था तो तुमने मुझे मनाने की कोशिश क्यों नहीं की युवराज। उसकी आवाज कांप रही थी। दर्द, गुस्सा, बेबसी, हर भावना उसकी आंखों में उतर आई थी। वो अब तक जमीन पर बैठी थी। उसने तस्वीर को देखा और हल्की हंसी दी, और एक कड़वी टूटी हुई हंसी। तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है युवराज। तुमने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कैसी हूं, मैं क्या महसूस कर रही हूं। तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक बीता हुआ किस्सा बन गई। उसने तस्वीर को अपने दिल से हटाया और बेड के पास आकर उसे टेबल पर रख दिया। उसकी उंगलियां अब भी कांप रही थी। उसने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से बहते आंसू मानो उसकी तकदीर की तरह थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शायद अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। उसने लंबी सांस ली। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, दर्द की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की। वो उठी और अलमारी के पास जाकर फिर से अपना फॉर्मल ड्रेस देखा। मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। वो अपने कपड़े अच्छे से फोल्ड किए, उन्हें टेबल पर रख दिया। फिर वो धीरे धीरे बेड पर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। रात बहुत लंबी थी, दिल का दर्द गहरा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक नई उम्मीद भी जग रही थी। सुबह एक नई शुरुआत लेकर आएगी, वो सोचते हुए धीरे धीरे नींद में चली गई, लेकिन उसकी आंखों के कोने में अब भी नम थी। उधर सिंघानिया हाउस में युवराज अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसकी पीली रोशनी कमरे में सफेदी गिरकर एक उदासी और छाया बना रही थी। उसके सामने टेबल पर एक बंद लैपटॉप रखा था, लेकिन उसका ध्यान उस पर था ही नहीं।
उसके हाथ में मोबाइल था और उसकी आंखें में एक ही तस्वीर घूम रही थी, माही की तस्वीर। उसकी आंखों में न जाने कितने भाव उमड़ रहे थे, दर्द, पछतावा, बेबसी। वो तस्वीर को देखता जा रहा था और उसके होठ बुदबुदा रहे थे। माही, तुम चाहो तो मुझे गलत समझ सकती हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे खुद से ही बात कर रहा हो। वो कुर्सी से उठा और कमरे में इधर उधर टहलने लगा। उसके हर कदम में एक बोझ था, हर सांस में एक भारीपन। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों के नीचे हल्के डार्क सर्कल पड़ चुके थे। तुम्हें नहीं पता माही, मैं किस तकलीफ से गुजर रहा हूँ। उसकी उंगलियां अब भी मोबाइल स्क्रीन पर माही की तस्वीर को सहला रही थी। वो तस्वीर जिसमें माही हल्की मुस्कान के साथ खड़ी थी, लेकिन अब वो मुस्कान बस एक अतीत बन चुकी थी। युवराज की आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर गई थी। क्या क्या सच में तुमने मुझसे झूठ बोला था युवराज? माही की वो सवालिया आंखें, उसका कांपता हुआ बदन और उसकी नम होती आंखें युवराज की जिंदगी की सबसे तकलीफदेह लम्हा बन गई थी। उसे याद था कि उस दिन उसने माही से फोन पर मिलने की जिद की थी, लेकिन उससे पहले की हालात ने सब कुछ बिगाड़ दिया। युवराज अब भी कमरे में बेचैनी से घूम रहा था। उसकी आंखें गहरी हो चुकी थी, चेहरे पर थकान की लकीरें थी और हाथ अभी भी मोबाइल स्क्रीन को जकड़े हुए था। और बुदबुदाया, काश तुमने एक बार मुझसे पूछा होता माही, काश तुमने मेरी सफाई सुनी होती। उसकी आंखों में गुस्सा भी था, और अपने हालात पर, अपनी किस्मत पर। तुमने मुझे गलत समझ लिया माही, लेकिन मैंने सच में तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया। उसने मोबाइल को जोर से पकड़ लिया, जैसे वो उस तस्वीर को अपनी हथेली में समेट लेना चाहता हो। फिर उसने गहरी लंबी सांस ली और धीरे धीरे बिस्तर के किनारे पर जाकर बैठ गया। मैंने तो तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। उस दिन जब माही और टीना पर हमला हुआ था, युवराज ने पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई और बिना किसी की सुने वो उन दोनों को बचाने के लिए कुछ भी करना चाहता था। माही को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने सबको इतना ही कहा था कि माही को कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसको माही सिर्फ और सिर्फ जिंदा चाहिए। उसकी आंखों के सामने फिर से वो खौफनाक रात आ गई, जब उसने बख्तावर को पकड़ा और अकेला ही वहां पर पहुंच गया था। और सच में वहां बख्तावर वही था जिसने माही को धमकी ही दी थी, लेकिन उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। युवराज ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल अभी भी भारी था। माही, तुमने गलत समझा, लेकिन क्या तुम कभी सच्चाई जानोगी? उसकी आंखों में पहली बार आंसू छलक पड़े। उसने अपना सिर पीछे टिकाया और छत की ओर देखने लगा। मैं तुमसे दूर रह सकता हूं, लेकिन तुम्हें तकलीफ में नहीं दे सकता। मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा माही। चाहे तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कमरे में अब भी वही सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे न जाने कितनी कहानियां छुपी थी। एक अधूरी मोहब्बत, एक अनसुनी सच्चाई और एक दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाने की कहानी। युवराज की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या कभी माही को सच्चाई का पता चलेगा? उधर माही भी अपने पलंग पर बैठी, रात का गहरा सन्नाटा पूरे घर पर परस चुका था, लेकिन माही की आंखों में नींद कोसों दूर थी। उसकी आंखें स्थिर थी, मगर भीतर एक तूफान चल रहा था। उसकी उंगलियां बिस्तर को, चादर को मोड़ रही थी और बार बार उसे पकड़कर मरोड़ती, फिर छोड़ देती। युवराज का नाम उसके जहन में किसी कैद की तरह घूम रहा था। युवराज, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे वो बड़े बड़े वादे कहाँ गए? उसका दिल इस सवाल का जवाब देना ही देना चाहता था। एक रिश्ता जो उसने अपने दिल से जोड़ा था, अब वही दिल उसे बार बार तोड़ रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वह आंसुओं को रोकने की भरपूर कोशिश कर रही थी। तभी अचानक ट्रिन ट्रिन मोबाइल की स्क्रीन जगमगा उठी। अचानक बजते हुई रिंगटोन ने माही का ध्यान तोड़ दिया। उसने झटके से मोबाइल उठाया, लेकिन इतनी उलझन में थी कि देख ही नहीं पाई कि कॉल किसका है। बिना सोचे समझे उसने कॉल रिसीव किया और धीरे से फोन कान के लगा दिया। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छाई रही। माही भी सांस रोककर इंतजार कर रही थी, कोई कुछ बोलेगा या नहीं। माही इतना देखकर फोन रखने ही जा रही थी कि इतने में एक लड़की की धीमी मगर रहस्यमय आवाज आई, माही, मुझे तुम्हारा राज पता है। माही की आंखें अचानक चौड़ी हो गई। उसका पूरा शरीर एक झटके में सुन्न पड़ गया। कौन हो तुम? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। अगले ही पल टू टू कल कॉल कट गया। माही के चेहरे का रंग उड़ चुका था, उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। राज? ये कौन थी और किस राज की बात कर रही थी? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घबराहट में मोबाइल को कसकर पकड़ा और कॉल लॉग में जाकर अनजान नंबर को देखा। उसने जल्दी से नंबर फिर से डायल करने की कोशिश की, लेकिन द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच ऑफ। उसने जल्दी से अपना सिर झटका। नहीं, ये कोई मजाक नहीं हो सकता। ये कोई ऐसी बात नहीं कर सकता।
डिंग। एक बार फिर फोन की स्क्रीन चमकी। इस बार कॉल नहीं था, बल्कि एक वीडियो मैसेज था। अब ये क्या है? उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर वीडियो प्ले कर दिया। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, स्क्रीन पर एक धुंधली जगह थी। कैमरा हल्का सा हिला और फिर एक चेहरा उभर आया। माही की आंखें फटी की फटी रह गई। वीडियो में वो खुद ही थी। वीडियो में माही एक आदमी के सामने खड़ी थी, वही ब्लैकमेलर जो उससे पहले भी धमका चुका था। कैमरा हल्का झुका हुआ था और साफ दिख रहा था कि माही उसे पैसे दे रही थी। उसका चेहरा डरा हुआ था, आवाज घबराई हुई थी। ये लो पैसे, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। ब्लैकमेलर की हंसी वीडियो में गूंज रही थी। अकेला छोड़ दूं? इतना आसान नहीं है माही। तुम्हारा राज बहुत बड़ा है, इसे छुपाने की कीमत चुकानी पड़ेगी। वीडियो वहीं पर खत्म हो गया। नहीं। माही का पूरा शरीर कांप उठा। उसने मोबाइल को जोर से पकड़ लिया और जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। उसके होठ सूखने लगे थे। ये कौन थी? ये लड़की कौन थी और इसे कैसे पता चला? क्या इसे भी पता चल गया इस राज के बारे में? उसने अपने आप से कहा। वो जल्दी से उठी और कमरे में टहलने लगी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने एक बार फिर नंबर को डायल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर अभी भी बंद आ रहा था। उसके जहन में फिर वो रात घूम गई जब वो पहली बार ब्लैकमेल ने उससे संपर्क किया था। वो एक अंधेरी गली थी। माही ने सहमी हुई आंखों से देखा कि एक नकाबपोश आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। क्या राज था माही का? क्या ये राज सभी को पता लग पाएगा या नहीं? ये लड़की कौन थी जिसने माही को कॉल किया था? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, 108वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वीडियो देखकर माही एकदम सकपका गई। माही ने सहमी हुई आंखों से देखा कि एक नकाबपोश आदमी उसकी ओर बढ़ रहा था। माही, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा राज दुनिया के सामने न आए, तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ब्लैकमेलर ने कहा। माही का पूरा बदन कांप उठा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? माही ने कांपती आवाज में पूछा। उस आदमी ने उसे फोन में कुछ दिखाया, वही राज जो उसका दुनिया के सामने अगर आ जाता तो माही की जिंदगी बर्बाद हो जाती। माही के पास अब कोई चारा भी नहीं था। उसने उसे पैसे दे दिए, लेकिन आज आज वो राज फिर खतरे में था। माही ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर ही नहीं, बस वो गुस्सा भी थी। माही बिस्तर पर लेटी लेटी बार बार अपने मोबाइल की तरफ देख रही थी। वो उस लड़के के कॉल का इंतजार कर रही थी। बेचैनी से बार बार करवट बदल रही थी। इसी सोच में कब उसकी आंख लग गई, उसको पता ही नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ रात के गहरे सन्नाटे में सिंगानिया हाउस अपने शान और रुबाब के साथ खड़ा था, मगर इसके भीतर किसी का दिल तूफान से गुजर रहा था। युवराज अपने कमरे में अकेला बैठा था, हाथ में फोन था, मगर उसकी स्क्रीन पर सिर्फ माही की तस्वीर चमक रही थी। वो उस तस्वीर को निहार रहा था, मानो उसकी आंखों के सामने माही खड़ी हो और उसकी आंखें हल्की लाल हो गई, उसका चेहरा बुझा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और अपने पलंग से उठ खड़ा हुआ। मैं कब तक खुद को इस दर्द से झांकता रहूंगा, उसने अपने आप से कहा। वो वेमन से कमरे से बाहर निकला और धीमे कदमों से वो बार एरिया की तरफ बढ़ने लगा। बार काउंटर पर पहुंचकर युवराज ने एक व्हाइट वाइन की बोतल उठाई। बोतल को हाथ में पकड़ते ही उसकी उंगलियों की पकड़ और भी कस गई, जैसे वो अपनी भावनाओं को पकड़ना चाह रहा हो। उसने एक गिलास उठाया और बोतल ओपन की और एक गिलास में वाइन डालने लगा। ग्लास में वाइन डालकर उसने एक ही सांस में पूरे गिलास को खत्म कर दिया। एक हाथ में बोतल और दूसरे हाथ में गिलास को थामे वो अपने कमरे की तरफ लौटने लगा। जैसे ही वो हॉल से गुजरा, उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। वो तस्वीर जिसने अतीत को जिंदा कर दिया। दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर में युवराज, काव्या और विक्रम, तीनों भाई भाई और बहन साथ में खड़े थे, बिल्कुल एक तरह के एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए। उनकी मासूमियत भरी हंसी, बेफिक्र दिन और बचपन की उन खुशियों की गूंज मानो तस्वीर से निकलकर उसके दिल तक पहुंच गई थी। युवराज के कदम वहीं पर ठहर गए। उसने तस्वीर को गौर से देखा और खुद से ही कहा, बचपन के दिन भी क्या खूब थे, कितना प्यार था हमारे बीच। उसकी आंखें हल्की नम हो गई, लेकिन अगले ही पल एक कड़वी सच्चाई उसके दिमाग में बिजली की तरह कड़की और वो ऐसा अब कुछ भी नहीं रहा था। विक्रम की नाराजगी, उसकी गलत फहमियों ने उसको सिंघानिया परिवार से बहुत दूर कर दिया था। युवराज की बेचैनी बढ़ गई। उसने तस्वीर में नजरें हटाई और गहरी सांस ली। एक उदास हंसी और अपने होठों पर आकर उसके थम गई। काश, काश के सब कुछ पहले जैसा हो सकता। वो अपनी सोच में डूबा हुआ धीरे धीरे अपने कमरे में चला गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने हल्का सा दरवाजा बंद कर दिया। कमरे के भीतर हल्की रोशनी थी। एक कोने में रखे सोफे पर वो धीरे से बैठा और ग्लास को होठों से लगाया और छोटी सी दोबारा से सिप ली।
वाइन की ये कड़वाहट भी मेरे अंदर की कड़वाहट के आगे कुछ नहीं। ये सोचते हुए उसने गिलास टेबल पर रखा और अपने सिर को पीछे टिकाकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। आंखें बंद होते ही बचपन की वो यादें फिर से उसके सामने घूम गई। बचपन जब काव्या हमेशा विक्रम और उसके साथ लेकर चलती थी, वो दिन जब विक्रम रोता था और युवराज उसे चुप कराता था। तीनों मिलकर अपनी माँ से कहानियां सुना करते थे। ये सब याद करते युवराज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, लेकिन फिर अचानक माही का चेहरा उसके जहन में उभर आया। माही, उसके मुंह से एक ही शब्द निकला। विक्रम की नाराजगी और माही की दूरियां दोनों ही उसके लिए नासूर बन चुकी थी। उसने फिर से वाइन का गिलास उठाया और एक घूंट भरा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था और उसने अपने आप से कहा, अब और नहीं, अब मैं हर गलतफहमी को खत्म करूंगा। ये कहते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और विक्रम के नंबर पर एक मैसेज भेजा। कल मिलते हैं छोटे भाई, सुबह 10 बजे होटल मैरिटोन में। उसके बाद उसने वाइन का गिलास एक घूंट में खत्म किया और फिर बेड पर जाकर सोने की कोशिश करने लगा कि इस उम्मीद के साथ वो कल सुबह जाकर विक्रम से मिलेगा। कुछ ही देर में उसकी आंख भी लग गई। अगली सुबह चौधरी हाउस में सुबह की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर कमरों में फैल रही थी। यह रोशनी माही के दिल को अंधेरे से दूर नहीं कर पा रही थी। आंखें उसकी अचानक खुली और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सांसें तेज थी और दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे अपनी छाती में धड़कते हुए महसूस हो रहा था। वह हड़बड़ाकर उठी और चारों ओर नजर घुमाई। कमरा वैसा ही था जैसे रात को छोड़कर सोई थी, मगर दिन अब भी घबराया हुआ था उसका दिल। थैंक गॉड, ये सिर्फ एक सपना था, उसने खुद से कहा और एक लंबी सांस ली। लेकिन तभी उसके दिमाग में रात को वो रहस्यमयी कॉल गूंज उठी। माही, मुझे तुम्हारा राज पता है। ये सोचकर उसने झट से अपना मोबाइल उठाया। पता नहीं रात को फोन आया था, वो सच था या सपना। उसने धीरे से स्क्रीन अनलॉक की और अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह से सफेद पड़ गया। मोबाइल स्क्रीन पर वही वीडियो था जो किसी ने रात को उसके मोबाइल पर भेजा था। कांपते हाथों से उसने प्ले बटन दबाया और जैसे ही वीडियो चला उसकी आंखों में भय उतर आया। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था। वो किसी आदमी को पैसे दे रही थी और जैसे उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। उसके हाथ से फोन छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका शरीर पूरा कांपने लगा और सांसें तेज हो गई। माही ने अपने आप को संभालने की कोशिश की और वो खुद ही बड़बड़ाई, ये सच नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मोबाइल की स्क्रीन पर चलता वीडियो उसे बार बार यही यकीन दिला रहा था कि ये सब हकीकत ही है। अब क्या करूं? यह सवाल उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। आज उसकी जॉब का पहला दिन था और वो अपने आप से ही पूछ रही थी, मैं इस हालात में जॉब कैसे ज्वाइन करूंगी? माही ने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसकी आंखों से आंसू भर आए। कौन है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? उसे ये वीडियो कहां से मिला? ये सोच सोचकर उसका सिर फटने को हो रहा था। उसका दिल कह रहा था कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी, लेकिन सवाल यह था कि किसकी साजिश? उसने एक बार फिर फोन उठाया और वीडियो को गौर से देखने लगी। हर एक फ्रेम, हर एक सेकंड उसने बिल्कुल ध्यान से देखा। फिर अचानक उसकी नजर वीडियो के बैकग्राउंड पर पड़ी। ये जंग है। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। मैंने तो बहुत ध्यान रखा था कि कोई मुझे न देखे, फिर ये वीडियो किसने रिकॉर्ड किया? माही ने अनजान नंबर को वापस कॉल करने की कोशिश की, मगर अब भी नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। उसने कमरे में चहलकदमी करनी शुरू कर दी। उसने मन ही मन सोचा, अगर इसने भी उस ब्लैकमेलर की तरह पैसे मांगे तो कहां से लेकर आऊंगी मैं पैसे? ये सब सोच सोच कर उसको और भी ज्यादा घबराहट होने लगी। वो जानती थी कि अगर ये वीडियो किसी और तक पहुंच गया तो उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी उसको ध्यान आया कि उसे आज ऑफिस भी जाना है। तो उसने खुद को आईने में देखा और तैयार होने लगी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरा उतर आया था, मगर उसे हर हाल में खुद को सामान्य दिखाना था। उसने अपने वार्डरोब से रात को जो सिलेक्ट की थी वो फॉर्मल ड्रेस निकाली और खुद को मोटिवेट करने के लिए कहा, माही, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। जैसे उसने अलमारी की फॉर्मल ड्रेस निकाली, तैयार होने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ी, तभी ट्रिन ट्रिन फोन की रिंग बजने लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने भागकर बिस्तर से अपना मोबाइल उठाया और देखा। फिर से वही अनजान नंबर। माही के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव कर ली। आज शाम 6 बजे मुझसे मिलो। फोन के दूसरी तरफ से वही रहस्यमयी लड़की की आवाज आई। आवाज में एक अजीब सा दर्दपन था जो सीधे माही के दिल में उतर गया था। माही ने डरते हुए धीमी आवाज में कहा, देखो अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं इंतजाम कर लूंगी। उसके शब्द टूट रहे थे और आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी।
मगर अगले ही पल उसकी उम्मीदों को तोड़ने के लिए काफी था। फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी डरावनी हंसी गूंज उठी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, लड़के ने सर्द लेकिन धीमी आवाज में कहा। माही का पूरा शरीर सुन पड़ गया, उसके हाथ पैर ठंडे हो गए। उसने पूछा, फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? लड़की की आवाज में एक अजीब सा मजा था, जैसे किसी की तकलीफ ने उसे खुशी मिल रही हो। उसने हंसते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ये डर बहुत पसंद आ रहा है और यह सब देखने के लिए मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। शाम को 6 बजे मेरा रेस्टोरेंट। लड़की ने आदेश दिया, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को बुला रहा हो। याद रखना, मुझे इंतजार न कराना पड़े। फिर कुछ सेकंड की खामोशी के बाद लड़के ने अपनी आखिरी धमकी दी, और अगर किसी को कुछ बताने की कोशिश की तो अंजाम तुम्हें मालूम ही है क्या होगा। माही कुछ कहने ही वाली थी कि इतने में फोन कट हो गया। उस लड़के ने माही के जवाब का इंतजार भी नहीं किया। माही के हाथ से फोन गिर गया, उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई और सांसें तेज हो गई। वो घबराकर बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिमाग सुन हो गया था। कौन है ये लड़की? उसे मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता चला? अगर उसे पैसों की जरूरत नहीं तो आखिर चाहती क्या है? बार बार यही सवाल खुद से पूछ रही थी। उसकी आंखें सहमी हुई थी, चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। माही ने अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया और फिर से बड़बड़ाई, अब मैं क्या करूंगी? घड़े की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन माही की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो उस लड़की की बात माने और मेरा रेस्टोरेंट चली जाए, या फिर किसी पर भरोसा करके उसे इस सब के बारे में बता दे। मगर ये रास्ता बहुत ही खतरनाक था, क्योंकि लड़की ने पहले ही धमकी दे दी थी, अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। माही को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करेगी क्या। क्या माही मेरा रेस्टोरेंट जाएगी? कौन थी वो रहस्यमय लड़की? क्या था माही की जिंदगी का पुराना राज? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करवाने में हमारी हेल्प करें। जो 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम अपनी नई कहानी लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कोई भी छोटी कहानी है, आपके गांव की या अपने शहर की, जो बहुत ही अच्छी कहानी बन सकती है, उसका हम वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग वो कहानी हमारे पास भेज सकते हैं। आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मैं वो कहानी आपसे ले लूँगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। जिसके पास जो भी बहुत अच्छी कहानी है, 10 से 12 मिनट की कोई कहानी है, तो आप हमारे पास ज़रूर भेजिए, हम उसकी वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, 109वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। यही सोचते सोचते माही ने घड़ी की तरफ देखा। लगातार समय हो रहा था और माही अभी तक पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुई थी। माही ने अपनी अलमारी खोली और एक खूबसूरत लेकिन प्रोफेशनल लुक देने वाले ड्रेस निकाली। उसका मन अभी भी बेचैन था। किसी भी लड़की के लिए उसका पहला जॉब बड़ी खुशी से पल होता है, लेकिन माही के लिए ये खुशी किसी डर और उलझन के बादल में घिर चुकी थी। वो घड़ी की तरफ लगातार देख रही थी। 8 बज चुके थे। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद को संभालना और अपने डर को छुपाना। माही जल्दी से वॉशरूम गई और अपनी वही फॉर्मल ड्रेस पहनकर ऊपर से हल्का ब्लेजर पहन लिया और सामने आईने के आकर खड़ी हो गई। उसने अपने बाल खुले हुए रखे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर लिया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में डर अभी भी साफ झलक रहा था। तुम्हें किसी को दिखने नहीं देना कि तुम डर रही हो, माही ने खुद को आईने में देखते हुए कहा और एक गहरी सांस ली। वो लगातार अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। माही जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर यशवंत यामिनी पहले से बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग, उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा और अपनी कुर्सी खींच ली। तभी टीना भी सीढ़ियों से नीचे उतर आई। वो अपने ऑफिस में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाइट स्कर्ट पहनी हुई थी। वह उसके घुटनों के नीचे तक थी। वो आकर सीधा डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। लेकिन तभी टीना की नजर माही पर पड़ी। जब उसने देखा कि माही फॉर्मल ड्रेस पहनकर किसी ऑफिस वुमन की तरह तैयार होकर कहीं जा रही है, तो उसने चौंकते हुए पूछा, माही इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? आज भी कोई इंटरव्यू है क्या तुम्हारा? माही ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें बार बार घड़ी की तरफ जा रही थी। वो अब भी गहरे विचारों में थी। मन ही मन उस लड़की के बारे में सोच रही थी जिसने उसे धमकी दी थी। टीना ने जब देखा कि माही ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने थोड़ा तेज स्वर में पूछा, क्या हुआ माही? मैंने कुछ पूछा था तुमसे? इस बार माही को एहसास हुआ कि वो कहीं खो गई थी। उसने हल्की झिझक के साथ कहा, नहीं नहीं, मैं किसी इंटरव्यू के लिए नहीं जा रही। मुझे हीराचंदानी ग्रुप में जॉब मिल गई है और आज मेरा पहला दिन है। टीना के चेहरे पर पहले तो हैरानी छा गई, फिर उसने अपनी भौहें चढ़ाते हुए तंज कसते हुए अंदाज में कहा, ओह, तो तुम्हें जॉब मिल गई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। माही ने महसूस किया कि टीना का लहजा बिल्कुल भी खुशी वाला नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब तरह की जलन थी।
तभी टीना ने तुरंत अपना अगला सवाल दाग दिया। अच्छा, किस पोस्ट पर अपॉइंट किया है उन्होंने तुम्हें? माही ने एक सेकंड के लिए यशवंत की तरफ देखा, जो अपने चाय का कप उठाए हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देख रहे थे। यशवंत की दी गई सलाह माही को याद आई कि उसे कभी कभी सच्चाई को छुपाना ही सबसे सही फैसला होता है। माही ने अपनी असली पोस्ट छुपाते हुए कहा, एग्जीक्यूटिव मैनेजर। टीना ने एक नकली मुस्कान के साथ माही को नीचा दिखाने के लिए कहा, ओह, एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोस्ट तो अच्छी ही होती है, कम से कम तुम्हें कोई जॉब तो मिली। उसके शब्दों में तंज और साफ झलक रहा था। माही ने जबरदस्ती मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट सा गया था। यशवंत ने माही को एक हौसला देने वाली नजर से देखा और धीरे से उसके कान के पास आकर कहा, बेटा, हमेशा अपने काम पर ध्यान देना, दुनिया क्या कहती है इस पर नहीं। माही ने भी टीना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना नाश्ता करने में लग गई। अभी और अपने नाश्ता खत्म किया और टीना और माही अपने अपने ऑफिस की तरफ निकल गई। उधर सिंघानिया हाउस में कमरे की खिड़की से आती हल्की रोशनी ने पूरे माहौल को नर्म और ठंडक दे दी थी। युवराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सुबह का पहला उजाला हल्की थकान भरी आंखों में पड़ा तो उसे एहसास हुआ कि पिछली रात को देर से जागता रहा था। उसके मन में सिर्फ इन दिनों का ख्याल था, माही और विक्रम का। अपने छोटे भाई की नाराजगी उसे अंदर से कचोट रही थी। वो जानता था कि बचपन में वो तीनों भाई बहन एक दूसरे के कितने करीब थे, लेकिन आज परिस्थितियां कितनी बदल चुकी थी। युवराज ने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और चंदन का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी और कुछ ही सेकंड में चंदन की आवाज आई। गुड मॉर्निंग सर। युवराज ने गहरी सांस ली और सीधे मुद्दे की बात पर आते हुए कहा, चंदन, मेरिटन होटल में एक स्वीट बुक कर दो, सबसे बढ़िया वाला, कोई कोना वाला कमरा हो जहां शांति हो। चंदन ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, सर आप किसी के साथ ब्रेकफास्ट प्लान कर रहे हैं? युवराज ने चंदन की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं, विक्रम के लिए, मैं उससे मिलने जा रहा हूं, उसे मनाकर घर वापस लाना चाहता हूं। चंदन कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर बोला, सर आप जानते हैं ना कि विक्रम सर इस समय बहुत गुस्से में हैं, वो आपसे मिलने आएंगे भी। युवराज हल्के मुस्कान के साथ थोड़ा दर्द छुपाते हुए बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक बार मुझसे मिलने जरूर आएगा, तुम बस वो करो जो मैंने कहा है। चंदन ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है सर, मैं बुकिंग करवा देता हूँ। युवराज ने फोन काट दिया। बस उसे तैयार होने निकल गया, लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर हल्की सी एक दस्तक हुई। आ जाइए, युवराज ने कहा। दरवाजा खुला था और सबरा अंदर आई। वो ट्रे में ताजी गर्म कॉफी लेकर आई थी, जिसका मखमली झाग कप के किनारों तक फैला हुआ था। सबरा ने ट्रे में टेबल पर रखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, कॉफी पी लीजिए। युवराज ने अपनी आंखें उठाई और सबरा को देखकर हल्की मुस्कान दी। वो बिना बोले कॉफी उठाने लगा, लेकिन सबरा ने तुरंत रोका। बाबा, इतने दिनों से देख रही हूँ, आप ठीक से सोते भी नहीं हैं, ना ही खाना खाते हैं। आप चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। युवराज कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर उसने अपना एक लंबा सांस लेते हुए धीरे से कहा, हाँ सबरा, ठीक हो जाएगा। मैं बस किसी अधूरे रिश्ते को जोड़ने जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि जल्दी से सब कुछ ठीक ही हो जाए। सबरा समझ गई वो विक्रम की बात कर रहे हैं। उसको युवराज की तरह विक्रम से भी बहुत प्यार था। उसने धीरे से कहा, बाबा, खून का रिश्ता बहुत गहरा होता है, चाहे जितने भी गलतफहमियां क्यों ना हो, दिलों में प्यार कभी खत्म नहीं होता। आप देखना, सब ठीक हो जाएगा, छोटे बाबा भी आपकी बात मान जाएंगे। युवराज ने हल्के से मुस्कान दी और कहा, उम्मीद करता हूं सबरा, उम्मीद करता हूं सब ठीक ही हो जाए। युवराज ने आखिरी घूंट कॉफी का लिया, फिर उठकर तैयार होने के लिए वॉशरूम में चला गया। उसने आज व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट पहना था। उसने अपने बालों को हल्के से ठीक किया और स्मार्ट वॉच को कलाई पर बांधा जल्दी जल्दी सिंगानी हाउस से निकलने लगा। जैसे वो दरवाजे की ओर बढ़ा, सबरा ने पीछे से कहा, बाबा, एक बात याद रखना, अगर आपका दिल साफ है तो रिश्ते खुद ब खुद वापस आ जाते हैं। युवराज ने सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराया हो बाहर गाड़ी की तरफ निकल गया। गाड़ी में बैठा और ड्राइव करने लगा। अब उसकी गाड़ी मेरिटन होटल की ओर बढ़ रही थी। वो जानता था कि विक्रम से मुलाकात आसान नहीं होगी, लेकिन एक भाई अपने भाई के लिए हर मुश्किल पार कर सकता है। उधर माही अपनी कार से उतरी और सामने खड़ी ऊंची इमारत को एक बार नजर भरकर देखा। ये वही जगह थी जहां से उसकी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। आज का दिन मेरे लिए खास है, उसने मन ही मन सोचा और एक गहरी सांस ली। अपने फॉर्मल ग्रे शर्ट और ब्लैक ट्राउजर को ठीक करते हुए उसने अपने बालों को हल्के से पीछे किया और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑफिस के अंदर कदम रख ही दिया। जैसे वो एंट्री गेट के भीतर पहुंची,
उसने देखा कि उसकी पूरी टीम वहां पहले ही उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। सभी के चेहरे पर गर्मजोशी भरी मुस्कान थी। माही ने यह देखकर हल्की सी मुस्कान दी और सभी को एक नजर में देखा। तभी उसकी असिस्टेंट भाग्या तेजी से भागती हुई उसके पास आई। भाग्या एक मध्यम कद की, तेज दिमाग और मीठी मुस्कान वाली लड़की। उसके बाल एक सलीकेदार पोनीटेल में बंधे हुए थे और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने हाथ में एक फूल का सुंदर सा बुके पकड़ रखा था। भाग्या ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम, आपका स्वागत है। माही ने हल्के से मुस्कान दी और हाँ में सिर हिलाकर जवाब दिया। भाग्या ने बुके माही को थमाते हुए कहा, मैम, मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, भाग्या। माही ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाग्या, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। भाग्या ने भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और माही के कैबिन की तरफ इशारा करते हुए आगे बोली, मैम आइए, मैं आपको आपके कैबिन तक लेकर चलती हूँ। माही ने सहमति में सिर हिलाया और भाग्य के पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही माही अपने कैबिन में दाखिल हुई, उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई थी। वो एक पल के लिए सब कुछ भूलकर वहीं से खो गई। अब तो उसको वो कॉल भी याद नहीं थी। सामने एक बड़ी ग्लास विंडो थी जिसमें पूरी सिटी का नजारा साफ दिख दे रहा था। डार्क वुड फर्नीचर, मॉडर्न डिजाइन की कुर्सियां और दीवारों पर लगी शानदार पेंटिंग्स, ये सब इस बात का संकेत दे रही थी कि यह किसी मामूली पद पर कैबिन नहीं है, ये सच में बहुत खूबसूरत है। माही ने मन ही मन सोचा। वो अभी भी अपने कैबिन को देख रही थी कि भाग्या ने टेबल पर रखा एक लैपटॉप बैग उठाया और माही को थमाते हुए कहा, मैम, ये आपका पर्सनल लैपटॉप है। माही ने बैग लिया और हल्के से सिर हिलाया। इसके बाद भाग्या ने एक एडवांस गाड़ी की चाबी माही की ओर बढ़ाते हुए कहा, और ये आपकी कार की चाबी, कंपनी की तरफ से आपके लिए एक पर्सनल गाड़ी। माही ने चाबी ली और उस पर नजर डाली। चाबी पर मर्सिडीज का लोगो बना हुआ था। उसे एक सेकंड के लिए यकीन ही नहीं हुआ। उसने भाग्य को हैरानी से देखा और कहा, भाग्या, ये इतनी लग्जरी गाड़ी मैं नहीं ले सकती। मेरे पास अपनी मेरी गाड़ी है। तुम ये शिवानी मैम को वापस दे दो। इससे पहले कि भाग्या उसकी बात का जवाब दे पाती, माही को एक आवाज सुनाई दी, क्या जमा करवाना है तुम खुद ही करवा दो। माही ने पीछे मुड़कर देखा कि सामने शिवानी खड़ी थी। लंबा कद और बिजनेस सूट में उसके चेहरे पर बिल्कुल ही दृढ़ विश्वास था और शिवानी का व्यक्तित्व ऐसा था कि किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। माही ने तुरंत शिवानी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। शिवानी ने भी मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग माही, लेकिन तुम मुझे मैम मैम कहकर मत बुलाओ, तुम मेरा नाम भी ले सकती हो। माही को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने विनम्रता से कहा, मैम, आप मेरी सीनियर है और इस कंपनी के मालिक भी, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ। माही की मासूमियत और भोलापन देखकर शिवानी ने हंसते हुए कहा, तो फिर इस हिसाब से मुझे भी तुम्हें मैम ही कहना चाहिए। शिवानी की बात सुनकर माही हैरान हो गई। उसने हैरानी से पूछा, वो क्यों। शिवानी मुस्कुराई और जवाब देते हुए बोली, क्योंकि तुम मेरी सीनियर हुआ करती थी कॉलेज में। माही को यह सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वो कुछ सोच ही रही थी कि शिवानी ने उसके मन के शक दूर करते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम ये मत समझना कि तुम्हें यह नौकरी सिर्फ इसी वजह से मिली है। यह तुम्हारी काबिलियत की वजह से मिली है। मैंने कॉलेज टाइम से ही देखा है कि तुम कितने मेहनती और होशियार हो, और तुमने इंटरव्यू भी पास किया, तो तुम ये जॉब डिजर्व करती हो। ये कहते हुए शिवानी ने माही को देखते हुए एक हल्की मुस्कान दी। माही शिवानी की बात सुनकर खुश हो गई। उसने ईमानदारी से कहा, थैंक यू, लेकिन मैं ये गाड़ी नहीं ले सकती। मेरे पास अपनी गाड़ी है और मैं उसमें खुश हूँ। माही की बात पर शिवानी ने हंसते हुए कहा, नहीं, ये गाड़ी तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो लोग क्या सोचेंगे। हीराचंदानी ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट उस पुरानी टूटी हुई गाड़ी से आती है। माही ने हल्की मुस्कान दी और कहा, पर मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। शिवानी ने हल्की शरारती मुस्कान के साथ कहा, जरूरत नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा हक है। माही को सोच में पड़ गई। क्या उसे ये ऑफर लेना चाहिए? क्या वो माही गाड़ी को लेगी या नहीं? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी कहानी है 10 से 12 मिनट की, बड़ी ही अच्छी कहानी है जिसकी वीडियो बना सकते हैं, तो आप हमें कहानी जरूर भेजें और हम उसकी वीडियो बनाएंगे। वो कहानी आपके गांव और आपके शहर की हो सकती है। उससे आपका गांव और आपके शहर का भी नाम होगा, आपका भी नाम होगा। तो जिनके पास भी है, जो भी 10 से 12 मिनट की कहानी रखते हैं अपने पास, वो हमारे पास जरूर भेजें। आप कमेंट में लिखें कि आपके पास कहानी है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप वहां पर हमें भेज दीजिए, फिर हम उसके वीडियो बनाने की तैयारियों में लग जाएंगे। दोस्तों, 105वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी।
मेरिटन होटल की ऊंची इमारत अपनी पूरी शान शौकत के साथ चमक रही थी। लॉबी में महंगे सूट पहने बिजनेसमैन, उनकी पत्नियां, विदेशी मेहमान सब अपने अपनी दुनिया में व्यस्त थे और युवराज वहां पर पहुंच चुका था। चंदन पहले ही वहां आकर उसका इंतजार कर रहा था। उसने युवराज को वहां के सबसे आलीशान पेंट हाउस स्वीट में ले, जिसे युवराज के कहने पर चंदन ने पहले ही बुक कर लिया था। युवराज सोफे पर बैठ गया और विक्रम के आने का इंतजार करने लगा। उसकी आंखें बार बार घड़ी की ओर जा रही थी, मगर चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव भरी शांति थी। चंदन उसके पास ही खड़ा था। बैठ जाओ, तुम खड़े क्यों हो? युवराज ने उसकी ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा। चंदन जो बस उसके इशारों का इंतजार कर रहा था, बिना देर किए उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गया। कमरे में अब पूरी खामोशी छा गई। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था, बस घड़ी के टिक टिक और एक ऐसी हद की आवाज सुनाई दे रही थी, मगर यह खामोशी ज्यादा देर तक नहीं रही। चंदन से अब ज्यादा देर चुप नहीं रहा गया। उसने कहा, सर मुझे लगता नहीं कि विक्रम सर आएंगे। अगर आना होता तो अब तक आ जाते। चंदन की आवाज में हल्की घबराहट थी, मानो उसे युवराज के गुस्से से डर भी लग रहा हो। मगर युवराज बिल्कुल शांत बैठा था और उसे किसी की बात की कोई जल्दी नहीं थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ चंदन की ओर देखा और कहा, पहली बात, मुझे पूरा भरोसा है कि वो जरूर आएगा, और दूसरी बात, वो हमेशा लेट ही आता है। आज समय पर आ जाए ये हो ही नहीं सकता। तभी कमरे का दरवाजा खुला। अंदर एक लंबे दुबले पतले मगर खतरनाक कॉन्फिडेंस से भरे हुए आदमी ने कदम रखा। उसकी चाल में एक नफरत भरी अकड़ थी। उसकी आंखों में एक ठंडा अहंकार झलक रहा था। कोई और नहीं बल्कि विक्रम सिंघानिया था, युवराज का छोटा भाई। तुम मुझे उतना नहीं जानते जितना सोचते हो, विक्रम ने दरवाजा बंद करते हुए अंदर आते ही कहा। युवराज ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और अपने जगह से खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए गले लगाने के लिए और हंसते हुए विक्रम की तरफ देखकर बोला, अगर मुझे मेरे छोटे भाई के बारे में नहीं पता होगा तो और किसे पता होगा? मगर विक्रम की आंखों में नरमी की कोई झलक नहीं थी। उसने उसे इग्नोर किया और सीधा जाकर युवराज के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। युवराज ने उसकी इस हरकत पर कोई गुस्सा नहीं किया, बस हल्के से मुस्कान के साथ उसे देखता रहा और फिर खुद भी अपने जगह पर बैठ गया। उसने बिना देर किए टेबल पर रखे इंटरकॉम से ऑर्डर किया, 2 कॉफी भेजो। अब कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दोनों भाई एक दूसरे को घूर रहे थे, मानो बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह रहे हो। थोड़ी देर बाद युवराज ने मुस्कुराकर बातचीत शुरू करने का फैसला किया और उससे पूछा, कैसे हो छोटे भाई? विक्रम ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसने हल्की हंसी के साथ तंज कसते हुए कहा, मुझे बहुत अजीब लगा जब सिंघानिया परिवार के बड़े बेटे ने मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। तब वेटर 2 कप कॉफी लेकर आया। युवराज ने वेटर को जाने का इशारा किया और फिर चंदन की ओर देखा। तुम जा सकते हो चंदन। चंदन बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। अब पूरे सूट में बस 2 ही लोग थे, युवराज और विक्रम। तुम घर कब आ रहे हो? युवराज ने कॉफी का कप विक्रम की तरफ बढ़ाते हुए पूछा। विक्रम ने कप उठाया, मगर पीने के बजाय उसने फिर युवराज की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, यह होटल बहुत शानदार है, तुम्हारा है क्या? युवराज को समझ आ गया कि विक्रम टॉपिक बदलना चाहता है। उसने कॉफी की एक सिप ली और शांत आवाज में कहा, टॉपिक मत बदलो विक्रम। विक्रम ने एक नजर युवराज की तरफ देखा और व्यंग्य भरते हुए दोबारा से कहा, तुम सिंघानिया ग्रुप के सीईओ हो, बहुत बिजी आदमी हो, तो अचानक मुझसे मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? युवराज ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि हल्के सी मुस्कान के साथ अपनी कॉफी पीता रहा। तभी विक्रम ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, तुम्हारी भी उस औरत से नहीं बनती है ना? उसे छोड़ रहे हो क्या? विक्रम काव्या की बात कर रहा था। यह सुनते ही युवराज की आंखों में हल्का गुस्सा आ गया, मगर उसने खुद को कंट्रोल किया और शांत लहजे में कहा, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। विक्रम हंस पड़ा। उसकी हंसी में नफरत थी और उसने युवराज को ट्रिगर करते हुए कहा, तुम प्लीज उस औरत से यही कहना कि मैंने नई शुरुआत की है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसे कहो कि मुझे अकेला छोड़ दे। युवराज ने गहरी सांस ली और शांत लहजे में कहा, तुम्हें अब मैच्योर होकर बात करनी चाहिए विक्रम। विक्रम ने एटीट्यूड दिखाते हुए अपने एक टांग दूसरी टांग पर रखी और एक घूंट कॉफी पी और बेफिक्री से कहा, तुझमें और मुझ में यही फर्क है, इसलिए मैं पहले ही समझ गया था, तो मैं खुद को किसी के कंट्रोल में नहीं रहने दे सकता हूं। तुम कितने साल के हो और इस तरह की बचकानी बातें करने से अच्छा होगा कि तुम घर आ जाओ, दीदी तुम्हें बहुत याद करती है। युवराज ने गहरी सांस लेते हुए एकदम से अपनी बात कह दी, इतने सालों में तुम लोग जरा भी नहीं बदले। 16 साल का था जब मैं पेरिस गया था, तब मैंने खुद से एक वादा किया था, भविष्य में चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगा।
विक्रम ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गुस्से में कहा। युवराज अब कड़क आवाज में बोला, विक्रम, तुम भी सिंघानिया परिवार का हिस्सा हो और इस तरह तुम अलग क्यों रह रही हो? तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं चाहता हूं कि तुम घर वापस आ जाओ। युवराज की बात पर विक्रम अपने जगह से खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़े झाड़े और बोला, मेरा नाम सिर्फ विक्रम है, मेरा सिंघानिया परिवार से कोई वास्ता नहीं। ये कहने के बाद विक्रम वहां से जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर युवराज भी अपने जगह से खड़ा हो गया। विक्रम दरवाजे तक पहुंच ही चुका था कि युवराज ने ऊंची आवाज में उसका पूरा नाम पुकारा, विक्रम सिंघानिया। विक्रम अपना नाम सुनते ही वहीं पर रुक गया। युवराज ने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम अभी तक अतीत को नहीं भूले और मैं चाहता हूं कि तुम भूल जाओ, वापस घर आ जाओ, वरना बहुत पछताओगे। विक्रम उसकी तरफ घूमा और घूरते हुए बोला, तुम लोग अपने पैसे और पावर की धौंस मुझे मत दिखाओ, मैं डरने वाला नहीं हूं। उसके बाद सुनकर युवराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है कि तुम इतने बहादुर हो, लेकिन तुम अपने ही कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय बनकर काम क्यों नहीं करने की जिद कर रहे हो? विक्रम उसकी बात समझ नहीं पाया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि युवराज किस बारे में बात कर रहा है। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और चौंकते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा सिंघानिया ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। चंदन अगले ही पल अंदर आ गया। उसके हाथ में एक फाइल थी। चंदन ने वो फाइल युवराज को दी और वापस बाहर चला गया। विक्रम अब भी हैरानी से युवराज की तरफ देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी युवराज ने उसके सामने वो फाइल रखते हुए कहा, ये कुलकर्णी ग्रुप के 53% शेयरों के ट्रांसफर पेपर है, जो मैंने तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर कर दी है। इसलिए कह रहा हूं, तुम अपने ही कंपनी में काम क्यों करोगे? विक्रम की आंखें चौड़ी हो गई। उसे उसकी बात सुनकर एकदम शौक सा लग गया, मगर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने एटीट्यूड दिखाते हुए फिर कहा, ओह, तो तुम ये नाम करके मुझ पर कोई एहसान कर रहे हो? ये मेरा हक बनता है। युवराज ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस मुस्कुराकर उसे देखने लगा। विक्रम ने फाइल उठाई और वहां से चला गया। युवराज उसकी बचकाने हरकतों को याद कर मुस्कुराने लगा। युवराज मेरिटन होटल के बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर अपने ऑफिस की ओर जाने लगा। गाड़ी में बैठा बैठा वो यही सोच रहा था कि विक्रम आज भी वही बचकानी हरकतें कर रहा है, जैसे वो पहले किया करता था। यही सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला कि उसकी गाड़ी एक सुनसान रास्ते से चल रही है। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच कुछ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। ये देखकर युवराज को तुरंत समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सड़क के बीच में इतने बड़े पत्थर कौन रख सकता है? वो ये सोच रहा था कि अचानक पीछे से एक तेज गाड़ी आई और उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। जोरदार झटके से युवराज का सिर पीछे सीट से टकराया, लेकिन उसने खुद को संभाला और तुरंत गाड़ी से उतरकर देखने लगा। वो अभी भी स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाया था कि अचानक तेज गति से 10 आदमी उसकी ओर दौड़ पड़े और चारों ओर से उसे घेर लिया। युवराज ने उनकी चाल ढाल को गौर से देखा और तुरंत समझ गया कि ये सभी मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट हैं। उनकी अग्रेशन और मूवमेंट देखकर वो समझ गया कि ये सब स्टेज 1 के लेवल 2 के फाइटर हैं। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में 3 स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। हर स्टेज में 3 लेवल होते हैं। जो व्यक्ति इन सभी स्टेज और लेवल को पार कर लेता है, उन्हें ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। ग्रैंड मास्टर को पूरी मार्शल आर्ट्स दुनिया में बहुत सम्मान भी दिया जाता है। युवराज को घेरने वाले लड़कों की चाल देखकर वो समझ गया कि स्टेज 1 के फाइटर हैं। तभी उनमें से एक लड़का तेजी से आगे बढ़ा और युवराज पर हमला करने की कोशिश की। उसने युवराज को जोरदार घुसा मारने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने बिजली की गति से उसका हाथ पकड़ लिया। घुसे की स्पीड और ताकत को महसूस करके युवराज को यकीन हो गया कि वो लड़का स्टेज 1 लेवल 2 का फाइटर है। युवराज ने उसका हाथ जोर से मरोड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसकी छाती पर पंच मारा। धड़ाम! जोरदार आवाज के साथ लड़का जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पसलियां टूट गई और मुंह से खून बहने लगा। वहां खड़े बाकी लड़कों के कानों में पसलियां टूटने की आवाज भी गूंज गई। युवराज पंच मारने के बाद फिर से अपनी पोजीशन में आ गया, मानो वहां कुछ हुआ ही नहीं था। लड़का अभी भी जमीन पर पड़ा दर्द से कराह रहा था। तभी उनके बॉस ने इशारा किया और 2 लड़कों को एक साथ हमला करने के लिए कहा। जैसे ही वह दोनों लड़के युवराज की ओर झपटे, युवराज ने तेजी से पहले वाले एक लड़के के सिर पर घुसा मारा और दूसरे के जबड़े पर लात दे मारी। क्रैक! जिस लड़के के सिर पर घुसा मारा, उसकी रीढ़ की हड्डी तक झंझना गई और दूसरे लड़के के जबड़े की हड्डी के साथ साथ उसकी नाक और गर्दन की हड्डी भी चटक गई। यह देखकर बाकी लड़के घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि युवराज कम से कम स्टेज 1 लेवल 3 का एक्सपर्ट है। वो ये सब सोच रहे थे, तभी उनके बॉस ने बाकी 6 लड़कों को इशारा किया और वो सभी एक साथ हमला करे। अब 6 लड़कों ने मिलकर युवराज को चारों ओर से घेर लिया। वो एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़े।
लेकिन जैसे ही उन्होंने हमला किया, युवराज ने बिजली की गति से हर वार से उनका जवाब दिया। उसके हाथ और पैर इतनी तेजी से चल रहे थे कि कोई उसे छू भी नहीं पा रहा था। देखते देखते युवराज ने एक एक करके सभी को वहीं पर गिरा दिया। अब केवल उसका बॉस ही बचा था। वो स्टेज 2 लेवल 1 का फाइटर था। इस स्तर तक पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरों को ओरे को पहचान सकता है। युवराज अब अभी तक अपना ओरा कंट्रोल किया हुआ था, इसलिए उसका बॉस को यही लग रहा था कि युवराज सिर्फ स्टेज 1 लेवल 2 का फाइटर ही होगा। लेकिन युवराज की ताकत और गति देखकर वो समझ गया कि वो स्टेज 1 को पार कर चुका है। वो वहीं पर खड़ा खड़ा यही सोच रहा था कि उसे उससे लड़ाई करनी चाहिए नहीं। क्या वो युवराज से मुकाबला कर पाएगा या फिर युवराज की जान खतरे में पड़ने वाली थी? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लग रही है। और जल्दी से जल्दी अपने सुकून एफएम चैनल के 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाएं। 1000 सब्सक्राइबर होते ही मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आ रहा हूं।